रुद्राचार्य स्वामी बाद में समझा रहे हैं। ज्ञानी पुरुष जो कार्य हाथ में लेते हैं उसको पूर्ण करके छोड़ते हैं। अधूरा कार्य ना समझ लोग करते हैं और अपना उपहास कराते हैं। पुनः पुनः कार्य का परिवर्तन व्यक्ति के अस्थिरता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के नेत्रों की चमकार बार बार पलक झपकते ही रहते हैं, वो व्यक्ति अपने कार्य में दृढ़ नहीं होता, अधूरा कार्य करके ही छोड़ेगा। शुरू करेगा लेकिन पूर्ण नहीं कर पाएगा, अस्थिर है। 4 दिन एक काम प्रारंभ किया, 5वें दिन उठ गया, हटा। तो ऐसे पुरुष जो है ना, न समाज में ख्याति पाते हैं, न राष्ट्र में विशेष स्थान पाते हैं, न विद्वान में कभी सम्मानित भी नहीं जाते। पुरुषमान तो वैसे भी वजन लाद दिया गया, ताकत लगा कर खींच रहे गाड़ी, धीमे जितने चले लेकिन स्थान तक नहीं गए। प्रथम में दौड़े और दूसरे छोड़ के भाग जाए। उस बैल के समान जो ज्वारी गिरते ही 2 कदम चला तो जमीन पर बैठ गया। उसको लोग को बोलते गड़वा गए। अविलंबस्य कार्यं से पूर्वीतम धीतना चिरभावे कार्यं पुरच्छान्तिमस्तः। अविलंबम सहकार आशुक में धीतना बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं जिन कार्यों को कुर्वन्ति धीतना अविलंबम सा, जो विलंब के साथ अवकाश के साथ जो कार्य हो सकते हैं उसको तो विचार नहीं पाते। मतलब जिन कार्यों में विलंब देना ही पड़ता है उन्हें आप विलंब से, जैसे अपने खेत में पानी दे, अब बीज डालने के लिए उसके लिए विलंब करना पड़ेगा। पानी डाल दिया, सूखेगा, सूखने के उपरांत वो फिर जोतेगा, बकरेगा, इसके बाद बीज डालेगा। वहाँ विलंब आवश्यक, वहाँ विलंब नहीं करेगा, वहाँ उतावली करेगा तब भी काम बिगड़ जाएगा। तो ये पूरा काम विवेक पर है, विलंब भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई सामग्री बना रहा व्यक्ति, पानी रख दिया चूल्हे पर, बस रख दिया, विलंब करना पड़ेगा, वो गर्म हो जाए फिर दाल छोड़ना। तो जिन कार्यों के लिए विलंब की आवश्यकता उन्हें विलंब कर लेना चाहिए, लेकिन विलंब इतना ना हो जाए कि फिर काम ही ना हो पाए। अविलंबम सा कर्म आसु कुर्वी धीधना, जिन कार्यों में सावकाश हो सके उनको तुम पूर्ण रूप सोच करो, धीधना बुद्धिपूर्वक विचार करके करो। चिर भाव्यम चेत कार्यम तत् कुर्वचंत अवस्थितम, जो चिर भावी है कार्यम तत् कुर्यात शांति अवस्थितम, उनको शांति से पूर्ण विचार कर लो। लेकिन अविलंबम जो शीघ्र होने वाले कार्य हैं उनके लिए आशु कुर्वी धीधना, उनको शीघ्र ही कर देना चाहिए। जैसे कि पानी रखने के उपरांत पानी उबलने लगे, अब तो दाल डाल देना चाहिए, ठीक है, विलंब किया, परंतु उसमें मसाला कब डालना है, नमक कब छोड़ना है, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। बहुत विलंब करोगे तो फिर वो सब विकृत हो जाएगा। उसके लिए बार बार कह रहे कि विवेक चाहिए, वो जो शीघ्र करने वाले को शीघ्र करो, विलंब करने वाले को विलंब करो, परंतु धीधना बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक। लक्षणीय गंतव्यम स्थितानुकूलनी वामार्थ ही कर्तव्यम स्वल्पामाध्य 5 पथि। लक्षणीय गंतव्यम स्थिति अनुकूलनी, यदि अनुकूल स्थिति हो तो सीधे अपने लक्ष्य की ओर चल देना चाहिए।
परिस्थिति अनुकूल है तो शीघ्र ही अपना काम कर लेना चाहिए। यही तुम्हारी प्रज्ञा है, यही बुद्धिमानता है। परिस्थिति अनुकूल है, अपना काम कर लेना चाहिए। और परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो मार्ग का अनुसरण करो, जिस मार्ग में बाधाएं कम आती हो। ये तो मालूम है कि आप निर्बाध काम नहीं कर पा रहे, परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो फिर ये खोजना चाहिए किस परिस्थिति में कम बाधाएं आएंगी। जैसे कि कोई मुनिराज विहार कर रहे हैं, बोले मार्ग बहुत दुष्कर है, बहुत कंकड़ पत्थर है, कांटे हैं, कोई बात नहीं। और भी कोई मार्ग है, बोले दोनों एक से ही है, दोनों एक से, कोई बात नहीं, फिर भी कुछ अंतर तो होगा, जिसमें कम पत्थर होंगे वहां से चलो। यदि बाधाएं है ही तो उन बाधाओं में ये देखना चाहिए कम बाधा कहाँ है। गरीबी है, पैसा बहुत लग रहा है, नहीं, और काम भी जरूरी है, तो ये देख लेना चाहिए भाई कम पैसा जिसमें लगता हो वो काम करके अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करो। जगत में ये मत देखो भाई, सुन रहा कि नहीं, ये मत देखो ये हाई फाई आदमी है, ये देखो मेरी परिस्थिति क्या है। अपनी परिस्थिति के अनुकूल चलोगे और दूसरे की परिस्थिति के अनुकूल देख करके वैसा जीना चाहोगे, आपको रोना पड़ेगा। अब दो जगह निर्णय करना भाई सारस्वत जी। एक जगह ऐसा आदमी गया जो एक नगर में व्यापार करने गया, वो फेल होके आ गया। उससे आप पूछना भाई मैं हजारीबाग में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ, क्या स्थिति बन सकती है? बोले बिल्कुल नहीं महाराज, वो तो गांव बिल्कुल खराब है। अच्छा, उस आदमी की पूरी रिकॉर्ड निकालिए, अब रिकॉर्ड उसका पूरा खोजो, ये फेल क्यों हुआ है। उसकी बात को सुनकर के आप हजारीबाग नहीं जाएं, ऐसा मत करना। वो उसकी परिस्थितियां हैं, वैसा मैं हूं क्या? कई जगह इसका भी ध्यान रखना। किसी से आपने सलाह मांगी, हम कलकत्ता में जाके व्यापार करेंगे, वहां से कोई फेल होके आ गया भाई, तो वो उसको तो वही दिखेगा, या कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारी बात है ना, चट्टानों पर गेहूं नहीं अंकुरित हो सकते, तो क्या बट का वृक्ष भी अंकुरित नहीं होगा? ये बोध होना चाहिए ना। चट्टानों पर गेहूं अंकुरित नहीं कर पाओगे आप, उसके लिए उर्वरा भूमि चाहिए। लेकिन पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष बिल्डिंगों पर खड़ा हो जाता है। यदि आप बट वृक्ष की योग्यता आपके पास है तो आप गेहूं के दाने से सलाह मत मांगिए, वो ऐसी सलाह मान लोगे। कितने लोग आपके जीवन में आते हैं, बोलते हैं ना वहां मत जाने का, नहीं, ठीक आपकी स्थिति ऐसी है, आप ठीक आप अपनी स्थिति से निर्णय करो। अब मुनिराज है, बोले वहां प्रभावना नहीं हो सकती है, आप वहां मत जाइए, नहीं, ये आपका विषय है ना। आप चावल धान के बीज हो कि गेहूं के बीज हो कि तुअर के बीज हो कि बट, यदि बट बीज हो तो चट्टान पर भी उग सकते हो, चट्टान को भी आप टुकड़े कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अपनी योग्यता से हार्दिक निर्णय करना चाहिए, दूसरे की योग्यताओं से निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरे की योग्यताओं से जानकारी लेना चाहिए, न कि निर्णय। जीवन में ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, दूसरे की बातों से आपको जानकारी मात्र लेना है। आप में जैसे मैंने पूछ रहा हूं भाई, जो अपरिचित होते ना, तो एक भाई अभी था ना हजारीबाग का, वो बैठा था, ये आया मधुबन में, तो तुमको जानकारी लेना ना, तो उससे भी तुम्हें जानकारी लेना पड़ती है, ठीक है ना। मार्ग पता नहीं है, जब मार्ग पता है तो फिर आप उसको ही जानकारी दे दोगे। इसलिए दूसरे की योग्यताओं को देख करके आपको जानकारी लेना चाहिए, दूसरे की योग्यताओं से निर्णय नहीं लेना चाहिए, निर्णय आपको अपनी योग्यता से लेना चाहिए। बाजार में नहीं जाते क्या भोले,
दशहरी आम भी देखते हो ठेले पर, कलमी भी देखते हो, और हापुस भी देखते हो, रत्नगिरी के भी देखते हो, बनारस के भी देखते हो, अनेक प्रकार के देखते हो। लेकिन सबकी कीमत अलग होती है। देखते सब हो, जानकारी सबकी लेते हो, पर जेब टटोल के ही खरीदते वही हो। जानकारी सब मिल गई। अभी अपन बिहार कर रहे थे ना, एक ठेले पे लिखा है था कुल्हड़ की चाय। तो भाई मटकी की चाय कुल्हड़ की चाय में क्या अंतर? सब जगह चाय बिकती है, उसमें अलग से क्यों लिखा था? तो पैसे भी तो अधिक लगेंगे ना। तो माँ तुम कुल्हड़ की चाय देके खड़े मत हो जाना वहां पर, अपनी जेब को देख के खड़े होना, जानकारी ले लीजिए। रवि, यहाँ पर अष्ट सहस्त्री का भी क्लास लगती है, यहाँ पर कुरल का भी चल रहा है, पद्म पुराण भी चलता है, आप मीमांसा भी चलती है, मालूम, लघिस्त्री भी चलती है। आप जानकारी ले लीजिए, लेकिन तुम पढ़ोगे क्या? अपनी क्षमता को देखिए। नाम माला भी है, कातंत्र रूप माला भी है, ठीक है। मैं कैसा पावर पढ़ रहा हूं। तो प्रश्न ये ना कि आपके लिए विषय पकड़ो। व्यक्ति को जानकारी दूसरों से लेना चाहिए, लेकिन निर्णय स्वयं का करना चाहिए। इसको जीवन भूलने में बार बार क्या कह रहा हूं, जो जानकारी स्वयं देते हैं और निर्णय दूसरे का लेते हैं, उन जैसा फैल दुनिया में कोई नहीं होगा। अनुत्तीर्ण है। पहले पूरी बात सुनते चलो भी। गुरु बुद्धि विशेषता, तो पहले वो निर्णय तो आपने अपनी बुद्धि से लिया ना, हाथ धो के आओ भाई। गुरु बुद्धि विशेषता जो कह रहे हैं ना, तो गुरु, आपने गुरुओं की जानकारी ली, पर गुरु तो आपको अपनी बुद्धि से बनाना चाहिए ना। इसके बाद गुरु बुद्धि विशेषता दिलाएगी तुमको। ऐसा नहीं कि जहां जिसने जानकारी दी उसको हमने गुरु बना लिया, इसके बाद बीच में भागते फिर रहे, गुरु बदलते फिर रहे हो। और जो एक बार गुरु बदलता फिरता ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो भी निर्णय होगा स्वयं का ही होगा। पर का निर्णय लेने का निर्णय आना चाहिए तुम्हारे पास। पहले पूरी बात सुनो। गुरु बुद्धि विशेषता, आपको गुरु की बुद्धि में चलना चाहिए। जिनको निर्णय लेते बनता ही नहीं है, उन्हें दूसरे निर्णय में जीना ही पड़ता है। विषय पकड़ो, न योगा न सर्वथा। अगला विषय पकड़ो ना, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता है ही नहीं है। ये बताइए, ये बताइए, पूरी बैलगाड़ी कौन ढोता है? पर पर बैठता कौन है? पूरी बैलगाड़ी कौन ढोता है? पर सिर पर कौन बैठा है? चालक। तो बस अब उन्हें बैलों में ढोने की बुद्धि है, तो बैठेगा ही चालक सिर पे। तो जिन लोगों पर बुद्धि इतनी है, बस जुतो आप। ऐसा ही तो मनुष्य में हो रहा है। किसी घर में पुरुष की चलती, किसी घर में महिला की चलती है। अब जिसकी बुद्धि ज्यादा तेज होगी वो सिर पे बैठेगा, बाकी जुतेगा। बोल भाई, क्या होता तेरे पास है? तो अभी मौका है बेटा, नहीं जुतना तो देख लेना। बुद्धि कैसी बढ़ाई है आप ये बताइए। जब से आप यहाँ पर क्लास में बैठो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भैया मान, बुद्धि तेरे पास है, सम्यक स्थान पर नहीं बैठ पास, तो बुद्धि का मालूम नहीं चल रहा है। आज इतना क्लास में बैठते ही आपको मालूम चलेगा कि ये हमको अब तो जीवन भर याद रहेगा आपको, कि दूसरे से जानकारी लेना चाहिए और काम अपने हिसाब से करना चाहिए। बराबर। हम तो कह रहे सब महाव्रती बन जाओ, लेकिन बन मत जाना, अपनी योग्यता देख के बनना है। तुम प्रथम दिन भावुक होकर बन भी गए, फिर घर जाने के मन करेगा, तो आप जो इज्जत आज है ना, वो समाज में इज्जत भी नहीं रहेगी और मुनि मार भी दूषित हो जाएगा। आप अपनी दुकान पर क्या बेचते हो?
अरे भाई गुजिया बनाता है। टेंशन मत लो, जो भी बनाते आप तो अच्छे से अच्छा माल दिखाते कि नहीं ग्राहकों को, लेकिन लोग जो दिखाते वही ले जाते क्या? रुचि के साथ साथ रुचि तो खाने की सबको अच्छी लगती है, लेकिन जेब में भी तो होना चाहिए। आप बाकायदा अपनी दुकान पर जो भी माल है उसको 3 भागों में बांट लेते हो, उसी के अंदर से उसकी फिर आप कीमत बना लेते हो। बस जिसके पास जैसा द्रव्य होगा वैसे देंगे। आपको मालूम शादी हो गई क्या? आप विश्वास मानो, तुम तो चाहते अरबपति की कन्या मेरे घर में आए, लेकिन नहीं आ पाएगी। जो ऐसा होगा उसके यहाँ उसकी बेटी आ पाती है, आप विश्वास रखना। वो यदि आ भी गई तो झेल नहीं पाओगे। बराबर है ना? देखो काला जी है हमारे महाराज जी। आपने ठीक प्रश्न किया, बुद्धि कैसे बढ़ाएं? तो बुद्धि बढ़ाने के लिए हमारे लिए स्वाध्याय करना चाहिए, वो अच्छी संगति में बैठना चाहिए, ठीक है ना, खोटी संगति से बचना चाहिए। सुना भाई ये 3 सागर जी, इसलिए ये सत्य है। इसी प्रकार से दीक्षा लेने के जो लोग आते ना वे वहीं पहुंचते हैं जहाँ वे झेल पाएंगे। हम आपको दिखा देंगे कौन से आचार्य कौन से मुनि कहाँ कौन जीव दीक्षा ले रहा है, वे अपने स्वभाव के अनुकूल ही पहुंचते हैं। समझ रहे कि नहीं? और यदि विपरीत स्वभाव में पहुंच गए ना तो वे झेल नहीं पाते। ठीक है, इसलिए जो कार्य करो प्रारंभ करो उसको पूर्ण करके आइए। नमो रिंता नमोस्तान नमो हरि